हेलो एवरीवन, टुडेस टॉपिक इज सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, तो हम करने जा रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन पार्ट 11 एंड 12। जो पार्ट 11 एंड पार्ट 12 है वहां मेंशन्ड है सेंटर स्टेट रिलेशंस, and these relations are divided into three parts. One is legislative relations, other are administrative relations, and the third financial relations. ठीक, so these are the three parts of center state relations. अभी हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक, तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेजिस्लेटिव रिलेशंस हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दे आर मेंशन्ड इन पार्ट 11 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255। ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी प्रीलिम्स में इस चीज पे डिस्कस कर चुके हैं। सो आपको सारे आर्टिकल नंबर्स तो एक्चुअली पता होना ही चाहिए। ठीक है, सो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 टू आर्टिकल 255 है, दे आर ऑल अबाउट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 245। Article 245 of Indian Constitution deals with territorial extent। ठीक है, क्या है? टेरिटोरियल एक्सटेंट की बात करता है। What does this territorial extent means? See, Parliament and state legislature are the law-making authority, law-making institutions in India। ठीक, और यहां पे जब पार्लियामेंट की बात आती है तो दे एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर टू फ्रेम लॉज फॉर ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया मीन्स ऑल ओवर इंडिया, संपूर्ण भारत में पार्लियामेंट के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता है दैट इज एनफोर्स्ड ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स टिल द स्टेट टेरिटरी। ठीक, लाइक मध्य प्रदेश लेजिस्लेचर जो है दैट कैन इनैक्ट लॉज व्हिच कैन बी एनफोर्स्ड ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ मध्य प्रदेश, दैट कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बियॉन्ड द टेरिटरी ऑफ मध्य प्रदेश। क्लियर, याद रखिएगा। अब सी देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट, जैसे कि अब हम ऑलरेडी जानते हैं कि व्हेन इट कम्स टू द गवर्नेंस इन द यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार की यदि आप बात करिए, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप, यहां पे प्रेसिडेंट के पास जो है अथॉरिटी है फॉर देयर रेगुलेशन। ठीक है, फॉर मेजर रेगुलेशंस इन दीज टेरिटरीज। तो ये एक तरह से एक्सेप्शंस हो सकते हैं कि हाँ, certain subject matters में president enjoys the authority of regulating, of having their own regulations in Andaman and Nicobar and Lakshadweep। फिर if you talk about the scheduled areas, अगर आप scheduled areas की बात करिए, so the governor in the state, the governor of such specific states enjoys power, ठीक है, for certain type of exceptions to the laws framed by the parliament, कि that they can declare certain part of some part some provisions of any specific law or any specific act enacted by the parliament that shall not apply to, such part shall not apply to
सर्टेन शेड्यूल्ड एरियाज इन द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी गवर्नर के पास कुछ पावर्स होती हैं regarding scheduled areas कि if there is a law which is enacted by the parliament, so certain specific provisions या certain provision of that particular law is not applied। ठीक है, फिर वहीं if you talk about the Assam, ठीक है, when it comes to Assam, so there are autonomous districts। ठीक है, वहां कुछ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसके पास गवर्नर के पास स्पेशल पावर्स हैं कि गवर्नर कैन स्पेसिफाई सर्टेन एक्सेप्शंस टू सच लॉज एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट कि इस लॉ के सर्टेन प्रोविजंस जो हैं वो अप्लाई नहीं होंगे इन सच ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स इन असम। ठीक है, सो दीज आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस टू द टेरिटोरियल एक्सटेंट। ठीक है, आर्टिकल 45 याद रखिएगा, इट टॉक्स अबाउट टेरिटोरियल एक्सटेंट। यहां मतलब इसका होता है कि लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इज एनफोर्स टू व्हाट एक्सटेंड, टिल व्हाट टेरिटरी दे एंजॉय। ठीक है, तो लॉ एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट ऑल ओवर द इंडिया एंड स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा जो भी होते हैं वो टिल द स्टेट टेरिटरी, जो स्टेट की टेरिटरी जो लिमिटेशंस है वहां तक। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू द टेरिटोरियल एक्सटेंट, दीज आर द 3 एक्सेप्शंस, ये याद रखिएगा। Then next is Article 246। ठीक है, it talks about distribution of subject matters, distribution of subject matters। ठीक, so there are 3 lists, one is union list, state list एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो यहां पे जो यूनियन लिस्ट है, यहां पे याद रखिएगा कि यूनियन लिस्ट एक्सक्लूसिवली पार्लियामेंट एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर, एक्सक्लूसिवली इट्स अ एक्सक्लूसिव लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कि यहां पे कोई और अथॉरिटी जो है वो किसी भी केसेस में, चाहे वो एक्सेप्शनल हो या किसी भी तरह से, पार्लियामेंट के अलावा कोई दूसरी अथॉरिटी नहीं है विच एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर ओवर दो सब्जेक्ट्स व्हिच आर इनोमिनेटेड इन द यूनियन लिस्ट। ठीक है, दैट इज व्हाई एक्सक्लूसिव वर्ड वी यूज एक्सक्लूसिव वर्ड व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग यूनियन लिस्ट कि पार्लियामेंट एंजॉयज एक्सक्लूसिव लॉ मेकिंग पावर। ठीक है, ओवर द यूनियन लिस्ट। स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर, state legislature enjoys law making power over the subjects enumerated in the state list। ठीक है, अब यहां पे एक्सक्लूसिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब ये है किसी देयर आर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, है ना, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है अगर। ठीक है, अभी हम डिस्कस करेंगे इन सब चीजों में। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में स्टेट के पास पावर नहीं होती है लॉ बनाने की स्टेट लिस्ट के केस में। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे एक्सक्लूसिव शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपन, है ना। यहां पे आप बोल सकते हैं कि स्टेट एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर, स्टेट लेजिस्लेचर एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर ओवर द सब्जेक्ट्स enumerated in the state list। then there is concurrent list, यहां पे आप the parliament as well as state legislatures both enjoys law making power। ठीक है, but if any conflict may arise there, any type of conflict regarding common subject, ठीक है, मान लीजिए स्टेट ने भी लॉ बना रखा है, सेंटर ने भी लॉ बना दिया उसी कॉमन सब्जेक्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट में। ठीक है, देन द लॉ मेड इनएक्टेड बाय पार्लियामेंट शैल प्रिवेल। ठीक है, किसके द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है दैट शैल प्रिवेल। ठीक है, आ रही बात समझ में कि व्हेन इट कम्स टू कॉन्करेंट लिस्ट बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर, बट इफ देयर मे बी अ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, related to a common subject mentioned in the concurrent list कि both have enacted laws, in such circumstances the law enacted by parliament shall prevail। अब यहाँ पे ना एक तरह से predominance nature की बात हो रही है,
ठीक है, कि व्हाट इज द प्रीडोमिनेंस नेचर। तो यहाँ पे देखिए कि प्रीडोमिनेंस नेचर का मतलब ये होता है कि फ्रॉम आर्टिकल 246 कुछ चीजें जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल सी देयर इज अ यूनियन लिस्ट, ठीक है, जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट मैटर्स हैं, मैक्सिमम सब्जेक्ट मैटर्स एज कंपेयर टू द कॉन्करेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो यहां से इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मींस मैक्सिमम सब्जेक्ट मैटर्स आर देयर इन द यूनियन लिस्ट, ब्रॉडर स्कोप, ठीक है। यहाँ पे ये मतलब होता है कि पार्लियामेंट के पास देयर इज अ मच ब्रॉडर स्कोप, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आर देयर, पार्लियामेंट एंजॉयज broader law making power as compared to the state legislatures. Then when it comes to कि if there is a any type of conflict between the union list or state list, ठीक है, तो यहां पे यूनियन लिस्ट प्रिवेल ओवर द स्टेट लिस्ट। Similarly, if there is any type of between union list और concurrent list, तो यहाँ पे क्या नेचर होगा, किसका सुपीरियर नेचर होगा, यूनियन लिस्ट का एज कंपेयर टू द कॉन्करेंट लिस्ट। सिमिलरली कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, देन कॉन्करेंट लिस्ट शैल प्रिवेल ओवर द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो दीज आर द दिस पर्टिकुलर सिनेरियो रिफ्लेक्ट्स द प्रीडोमिनेटिंग नेचर, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियोरिटी किस चीज की है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। हम पढ़ते हैं ना स्ट्रॉन्ग सेंटर वी हैव, यहां से आपको स्ट्रॉन्ग सेंटर रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अल्टीमेटली यूनियन लिस्ट यानी कि पार्लियामेंट के पास लार्जर स्कोप है लॉ मेकिंग पावर का, मैक्सिमम सब्जेक्ट्स उनके पास है। दूसरा, अगर सुपीरियोरिटी की बात की जाए, ओवरलैपिंग की बात की जाए कि इफ देयर इज अ circumstances of overlapping between the union list or the state list, the union list enjoys the superiority. Between the union list or the state list, then the union list enjoys superiority. Between the concurrent list or state list, then the concurrent list enjoys the superiority. Clear? तो यहां से आपको एक स्ट्रॉन्ग सेंटर रिफ्लेक्ट होता है। इसके अलावा थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि इफ देयर इज अ एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, अभी हमने पढ़ा कि कॉन्करेंट लिस्ट में पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर्स बोथ एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर, बट इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कि भैया देखो देयर इज अ कॉमन सब्जेक्ट जहां पे सेंट्रल स्टेट दोनों ने ही लॉ बना रखा है, तो द लॉ इनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट शैल प्रिवेल। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग सेंटर, कि सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज रेसिड्यूरी पावर, दैट इज आर्टिकल 248। It is about residuary powers. ठीक है, अब रेसिड्यूरी पावर क्या है? See, there are certain subjects जो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं which are mentioned nowhere in the Indian Constitution, यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट कहीं पे भी मेंशन नहीं है, जैसे कि साइबर लॉज, ये कहां मेंशन है, कहीं भी मेंशन नहीं है। तो अब अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट्स हो जाएं दे आर मेंशन नोवेयर, तो उन सब्जेक्ट्स पे हु एंजॉयज पावर टू फ्रेम लॉज, पार्लियामेंट, ठीक है। आ रही बात समझ में? सी आर्टिकल 245, 246, 248, यहाँ पे जो एमपीपीसी मेंस में जो आंसर मेंस आंसर राइटिंग का जो स्कोप है वो ज्यादातर 3 मार्कर में ही देखने को मिलेगा। आज सिंपली 3 मार्कर में सीधे तौर पे पूछ लिया जाएगा कि भैया रेसिड्यूरी पावर लिखा रहेगा, ये व्हाट इज रेसिड्यूरी पावर, ठीक है। तो आपको भी ये याद रखना है कि अंडर आर्टिकल 248, आ रही बात समझ में, आर्टिकल 248 डील्स विथ रेसिड्यूरी पावर ऑफ लेजिस्लेशन, क्लियर है, आर्टिकल 248। नेक्स्ट इज किसके पास पावर है, पार्लियामेंट एंजॉयज रेसिड्यूरी पावर्स, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्लियर। And what are residuary subjects? तो residuary subjects such subjects which are nowhere mentioned, ना ही यूनियन लिस्ट में है, ना ही स्टेट लिस्ट में है, और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज आर्टिकल 249।
ठीक है। अब आर्टिकल 249 की अगर आप बात करिए तो क्या है, कि आर्टिकल 249 टॉक्स अबाउट कि इफ देयर इज एनी सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड इट बिकम्स मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, इसे आप इस तरह से कह सकते हैं, इफ राज्यसभा passes resolution, ठीक है, बाय नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, stating any specific subject, stating any subject which is mentioned in the state list as a subject of national importance, ठीक है। स्टेट लिस्ट में मेंशन किसी भी सब्जेक्ट को यदि मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिया जाता है, और कैसे डिक्लेयर करेंगे, इफ राज्यसभा पासेस रेजोल्यूशन, ठीक है, थ्रू व्हाट मेजॉरिटी, नॉट लेस देन 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग, अगर राज्यसभा इस मेजॉरिटी के साथ इस रेजोल्यूशन को पास कर देता है तो दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकम्स अ मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इन सच केसेस लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर किसको ट्रांसफर हो जाती है, पार्लियामेंट को। आ रही बात समझ में? अगर कोई भी सब्जेक्ट जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, अंडर आर्टिकल 249 इफ बिकम्स मैटर ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इन सच सर्कमस्टेंसेस पार्लियामेंट एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विच इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट, और ऐसे लॉज प्रिवेल करते हैं, कब तक लागू हो रख एनफोर्स रहते हैं, टिल द पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक, आ रही बात समझ में? सो दैट इज आर्टिकल 249। ठीक है, नेक्स्ट इज आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 टॉक्स अबाउट कि इफ देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इन एनी स्टेट, ठीक है। अब आपको वैसे ही पता है, क्या पता है, कि हमने जब इमरजेंसी डिस्कस की थी तो वहां पे हमने देखा था कि भैया देखो ऐसा है कि व्हेन इट कम्स टू इमरजेंसी, ठीक, तो आर्टिकल 352 डील्स विद नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 डील्स विद प्रेसिडेंट रूल ऑल ओवर इंडिया और इन एनी स्पेसिफिक टेरिटरी, है, नेशनल इमरजेंसी कहीं भी लगाई जा सकती है अंडर 3 ग्राउंड्स। क्लियर? आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल, जो किसी भी स्टेट पे लगाया जा सकता है, दिस इज नेशनल इमरजेंसी। एंड थर्ड टाइप इज फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी की हम बात कर चुके हैं। अब व्हाट इज आर्टिकल 250? व्हाट इज आर्टिकल 250? तो जब भी हम आर्टिकल 250 की बात करते हैं तो वो सिंपली ये कहता है कि इन केस ऑफ देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, यानी कि इफ देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 और इफ देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, ऐसे केसेस में स्टेट लेजिस्लेचर्स जो है डज नॉट एंजॉयज लॉ मेकिंग पावर। ठीक है,
जैसे कि आपको पता है कि इन केस ऑफ आर्टिकल 352, इन केस ऑफ इफ देयर इज अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, इन सच केसेस जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसॉल्व तो नहीं होती है, बट दे डज नॉट एंजॉय लॉ मेकिंग पावर। बट इन केस ऑफ आर्टिकल 356, यानी कहीं पे भी प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट तो डिसॉल्व हो ही जाती है। अब स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व हो गई है तो लॉ मेकिंग पावर कहां से होगी? लॉ थोड़ी ना बनाओगे, सरकार में नहीं रहोगे तो कहां से लॉ बनाओगे? ठीक है। सो आर्टिकल 350, आर्टिकल 250 इज ऑल अबाउट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, कि इफ देयर इज प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी in any state under article 352 or article 356, in such cases parliament enjoys law making power, ठीक है, over the state list। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 252, आर्टिकल 252 क्या ही आर्टिकल 252? व्हाट आर्टिकल 252 सेज? इफ 2 or more states request parliament to legislate over any subject, ठीक है, enumerated in state list। अगर ऐसा कोई सर्कमस्टेंस, ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पे 2 or more states if request parliament to legislate over the subject mentioned in state list, in such cases पार्लियामेंट, ठीक है, अगर किसी भी तरह का जो लॉ है यदि वो इनैक्ट करता है यानी कि लेजिस्लेट करता है, इफ पार्लियामेंट लेजिस्लेट्स ओवर सच सब्जेक्ट्स regarding which 2 or more states are requested to do so, ठीक है, ऐसे केस में जो पार्लियामेंट अगर लॉ बनाता है तो वो रेस्पेक्टिव स्टेट्स में एनफोर्स्ड हो जाता है। ठीक है, रेस्पेक्टिव स्टेट्स मींस द स्टेट्स जिन्होंने रिक्वेस्ट की पार्लियामेंट से लेजिस्लेट करने के लिए, और अगर उनके अलावा भी कोई स्टेट्स उन्हें चाहता है कि दीज सच लॉ जो हमारे भी स्टेट में लागू हो, तो दे कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। ठीक है, वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हमने रिक्वेस्ट की है तो हमारे पे ही लागू होगा, तुम्हारे पे नहीं होगा। इफ एनी अदर स्टेट्स अगर वो भी चाहते हैं कि जो लॉ पार्लियामेंट ने बनाया है वो हमारे स्टेट्स में भी अप्लाई हो, तो दे कैन ऑल्सो अडॉप्ट सच लॉज। ठीक है, दैट इज आर्टिकल 252। नेक्स्ट इज आर्टिकल 253। ठीक है, यहां पे बात आती है टू एनफोर्स इंटरनेशनल एग्रीमेंट और कन्वेंशन, इंटरनेशनल एग्रीमेंट एंड कन्वेंशंस। ठीक है, इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ सिचुएशन वेयर किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन को लागू करवाना है, ऐसे केसेस में पार्लियामेंट जो है टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट और कन्वेंशन, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। ठीक है, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एंड ड्यूरिंग सच सिचुएशन स्टेट लेजिस्लेचर की जो लॉ मेकिंग पावर है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है ओवर द सब्जेक्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में? क्योंकि जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज या एग्रीमेंट्स या कन्वेंशंस हमारे बने हुए हैं उनके साथ चलने के लिए या उन्हें आप रेटिफाई करते हो या उनके साथ चलना है तो उनके लिए लॉज बनाना पड़ेगा, ताकि रिगार्डिंग दो सब्जेक्ट्स कि हमारे यहाँ पे भी वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट या कन्वेंशन जो है वो इजिली एग्जीक्यूट किए जाएं या लागू किए जाएं। उसके लिए पार्लियामेंट लेजिस्लेट कर सकता है, और अगर ऐसा लगता है कि एनी ऑफ द सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट और द स्टेट लिस्ट any type of hindrances may be there or impediment situation of restrictions
तो उस केस में पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट एंड ड्यूरिंग सच सिचुएशन स्टेट की जो लॉ मेकिंग पावर है वो पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है ओवर द स्टेट लिस्ट। क्लियर? एंड पार्लियामेंट एंजॉयज द पावर टू लेजिस्लेट ओवर। ठीक है, आ रही बात समझ में? सो दैट इज आर्टिकल 253। अब देखिए होता क्या है कि आपसे डायरेक्टली एमपीपीएससी के मेंस में इस तरह क्वेश्चंस का पूछा जाना कि आर्टिकल 253 एक्सप्लेन करो, 252 एक्सप्लेन करो, ऐसे चांसेस नहीं है कि आपसे डायरेक्टली इस तरह के सवाल पूछे जाए। बट हाँ, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेंस लेवल क्वेश्चन रिगार्डिंग योर एमपीपीएससी इज कि जो मेजर प्रोविजंस है लेजिस्लेटिव रिलेशंस को लेके, डिस्कस द मेजर प्रोविजंस रिलेटेड टू legislative relations between the center and state in India। जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो these are the main and important provisions which you must discuss। that is article 245 which talks about the territorial extent, article 246 that is about distribution of powers, the subject matters, ठीक है, यूनियन स्टेट इन कॉन्करेंट लिस्ट, रेसिड्यूरी पावर्स, आर्टिकल 248, ठीक है, आर्टिकल 249 नेशनल इंपॉर्टेंस याद रखिएगा, एक कैची वर्ड है जो याद रखेगा, और मेजॉरिटी कौन सी रिक्वायर्ड है, 2/3 प्रेजेंट इन वोटिंग। आर्टिकल 250 कैची वर्ड इज नेशनल इमरजेंसी, if there is a proclamation of national emergency in any state। then there is article 252 if two or more state request, and then there is article 253 जो की बात करता है to enforce international agreement convention। ठीक है, so these are the important provisions related to legislative relations between the center and the state, ठीक है, जिन्हें आप डिस्कस कर सकते हैं। फिर डिस्कस द प्रोविजंस। अब यहां पे दूसरा क्या पूछा जा सकता है आपसे कि डिस्कस द प्रोविजंस जहां पे which empowers parliament to legislate over the state list। ठीक है, to legislate in the to legislate over the subjects mentioned in the state list। यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि आपके सामने आता है, ठीक है, सो यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, these are the very important articles which you must mention। article 249 which is about कि if राज्यसभा passes resolution by not less than 2/3 present and voting stating any subject mentioned in the state list as a matter of national importance, in such cases parliament enjoys, ठीक है, लॉ मेकिंग पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो ट्रांसफर हो जाती है टू द पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट नहीं बना सकता उस केस में लॉ रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। देन देयर इज आर्टिकल 250 कि if there is proclamation of national emergency, sorry emergency, both national emergency और president rule जो भी आप कह सकते हैं, proclamation of emergency under article 352 और 356, ठीक है, उस केस में parliament enjoys law making power over the state list। ठीक है, then there is article 252 which talks about if two or more states request parliament, ठीक है, to enact law over the state list, means regarding any subject mentioned in the state list। ऐसे सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है अगर लॉ इनैक्ट करता है तो वो उन रिस्पेक्टिव स्टेट्स में जिन्होंने रिक्वेस्ट की वहां लागू होगा, एंड अदर स्टेट्स कैन ऑल्सो गो फॉर दैट पर्टिकुलर लॉ। देन देयर इज आर्टिकल 253, यहां पे याद रखिएगा कि पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट सुपरसीडिंग द स्टेट लिस्ट for the enforcement of international agreement or convention।
आ रही बात समझ में? ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्कस द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस रिलेटेड टू लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, वो 11 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके सामने लिखा हुआ है ये 5 मार्क में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एमपीपीसी मेंस में लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।